शिका और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। अजमेर से बड़ी खबर है और खबर है कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर। सीएम अशोक गहलोत आज इस अभियान को लेकर अजमेर जाएंगे। अभियान के कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही पीसीसी चीफ डोटासरा और प्रदेश प्रभारी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो अजमेर से बड़ा अपडेट दे रहे हैं। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर आज सीएम अशोक गहलोत अजमेर जाने वाले हैं और इस अभियान के कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री खुद संवाद करेंगे। इसके साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सचिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, आज सीएम अजमेर जाने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए सीएम अशोक गहलोत का अजमेर जोड़ा है, लेकिन मैं एक चीज अपडेट करना चाहूंगा कि जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है अजमेर में, उसके अंदर प्रदेश प्रभारी सुनील सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे, क्योंकि सीएम पंजाब जा रहे हैं। जालंधर में जो संतोख चौधरी थे सांसद जिनका देहांत हो गया था, उनके अंतिम अरदास जो कार्यक्रम है उसके अंदर वो शामिल होंगे। ऐसे में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में सीएम शामिल नहीं होंगे। सीएम जो है 3 बजे जो सोनिया गांधी की चादर चढ़ाई जाएगी उसके अंदर अजमेर पहुंचेंगे। तकरीबन 2 बजे वो किशनगंज एयरपोर्ट आएंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से सीधा अजमेर पहुंचेंगे। उसके बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में पहुंचेंगे। इससे पहले 11 बजे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुनील सिंह रंधावा जो है वो अजमेर के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के जो कार्यकर्ता है उनका जो संवाद है उनके साथ में, अजमेर संवाद के जितने भी कार्यकर्ता है उनका एक संवाद कार्यक्रम अजमेर में रखा गया है, उसके अंदर शामिल होंगे और वहीं से पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा और अन्य नेता जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पहुंचेंगे। तकरीबन 3:15 से 3:30 के बीच में सोनिया गांधी की चादर जो है वो वहाँ पे पेश की जाएगी। जी बिल्कुल सचिन, जैसे कि ये जो अभियान के तहत जो सीएम का अजमेर का दौरा है काफी महत्वपूर्ण भी माना जा सकता है। बिल्कुल, देखिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान काफी महत्वपूर्ण अभियान है कांग्रेस के लिए। कल से इसकी शुरुआत हो गई है। अब संभागवारी बैठकें की जा रही है। आज अजमेर संभाग में बैठक है, कल जयपुर संभाग में बैठक होगी। जयपुर के अंदर जो है सीएम अशोक गहलोत शामिल होंगे। अजमेर में भी उनको शामिल होना था, लेकिन अब क्योंकि वो पंजाब जा रहे हैं, जालंधर जा रहे हैं, ऐसे में इस बैठक पे वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, यही वजह है कि। चलिए ठीक है सचिन, आप सीएम के दौरे को लेकर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और सिरोही से एक बड़ी खबर आपको बता दें। अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को अरेस्ट किया गया है। पालड़ी एम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को पकड़ा गया है। गश्त के दौरान पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं अब आरोपी से गहनता से पुलिस पूछताछ कर रही है। अवैध पिस्टल सप्लायर की तलाश में पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी है। सिरोही से ये खबर आपको बता रहे हैं। अवैध पिस्टल के साथ एक युवक अरेस्ट हुआ है। पालड़ी एम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक पिस्टल के साथ युवक को अरेस्ट किया है और बता दें कि गश्त के दौरान पुलिस ने ये कार्रवाई की। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी प्रतीक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतीक, क्या कुछ जानकारी? अवैध पिस्टल के साथ एक युवक अरेस्ट हुआ है, क्या पूछताछ में कुछ अभी तक खुलासे हुए? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा। मामला जो है सिगवन के पालड़ी एम थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक अवैध जो है पिस्टल लेकर जो है व्यक्ति जो है घूमने की बात की जा रही थी, लेकिन वहाँ पर पुलिस की मुखबरी के अनुसार जो वहाँ पर जो है उस मौके पर पालड़ी एम थाना क्षेत्र के अंदर वाक्सिन गांव में जो है एक व्यक्ति को जो है पिस्टल के साथ में गिरफ्तार किया है। वही बताया जा रहा है कि मौके पर किसी प्रकार कारतूस नहीं मिली, लेकिन सप्लायर की पुलिस जो है अब जो है जांच में जुट गई। सप्लाई ये जो पिस्टल की जो तस्करी जो हो रही थी और ठीक है प्रतीक, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए नागौर से भी एक बड़ी खबर है। गैंगस्टर संदीप हत्याकांड में बड़ा अपडेट है। गैंगस्टर संदीप हत्याकांड का एक और आरोपी अरेस्ट हो गया है। आरोपी ने शूटरों को रुकने में मदद की थी। मामले में बता दें कि अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पिछले साल सितंबर में कोर्ट के बाहर संदीप की हत्या हुई थी। इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट है। गैंगस्टर संदीप हत्याकांड का एक और आरोपी अरेस्ट हो चुका है। अभी तक कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और बता दें कि जो आरोपी है इसने ही शूटरों को रुकने में मदद की थी। पिछले साल सितंबर में कोर्ट के बाहर जो गैंगस्टर है संदीप शेट्टी, उसकी हत्या की गई थी। गोली चलाई गई थी, फायरिंग हुई थी, उसमें उसकी हत्या की गई थी
और अभी तक इस पूरे मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और जो अभी एक आरोपी गिरफ्तार किया है पुलिस ने, उसने शूटरों को रुकने में मदद की थी। तो ये बड़ा अपडेट है गैंगस्टर संदीप हत्याकांड में, ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे मामले में और फिलहाल जिस एक आरोपी को अभी अरेस्ट किया गया है उसने शूटरों को रुकने में मदद की थी। तो पिछले साल सितंबर का ये पूरा मामला है। कोर्ट के बाहर संदीप, जो गैंगस्टर संदीप शेट्टी है, उसको गोली मार के हत्या की गई थी। और देखिए नागौर से एक और बड़ी खबर है, नवजात का हत्यारा अरेस्ट हो गया है। नवजात मासूम की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस अब हत्यारे से गहनता से पूछताछ कर रही है और बता दें कि आरोपी ने बच्चे का अपहरण कर हत्या की थी। डेगाना रेलवे स्टेशन से फकीर के बच्चे का अपहरण किया गया था। नागौर जिले के डेगाना का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां एक मासूम का हत्यारा अरेस्ट हो गया है। नवजात मासूम की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और अब हत्यारे से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि इस आरोपी ने बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। और देखिए आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर है कोटा से। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर फायरिंग हुई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बाहर खड़ी महिला ने भागकर अपनी जान बचाई। पैसों के लेन देन को लेकर फायरिंग की गई और देखिए सीसीटीवी फुटेज की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस सीसीटीवी में भागते हुए बदमाश जो है वो नजर आया है। वहीं पुलिस अब इस सीसीटीवी के सामने आने के बाद पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर कोटा से, फायरिंग का एक सीसीटीवी जो है वो सामने आया है। प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर फायरिंग हुई है और जो घर के बाहर एक महिला खड़ी थी उसने फायरिंग होने के बाद भागकर अपनी जान बचाई है। और ये जो पूरी वारदात थी वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जो वहां लगे एक कैमरे में कैद हो गया। आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से जो फायरिंग करने वाला बदमाश है वो भागता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? सीसीटीवी फुटेज सामने आया है फायरिंग के मामले का, पुलिस के हाथ अभी तक कुछ लगा? देखिए, सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस ने चेहरों को ये कहा जा सकता है कि नामजद कर दिया है कि ये कौन बदमाश थे। बुधरा सहित अन्य कुछ बदमाश बताए जा रहे हैं। 2 बदमाशों के नाम उन्होंने बता दिया, लेकिन अभी तक जो बदमाश हैं पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर फायरिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। वो दहशत फैलाई थी। हालांकि पुलिस का कहना है कि जान से मारने की नीयत से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि प्रॉपर्टी डीलर घर पे नहीं था और मौके पे नहीं होने के कारण गोली किसी को नहीं लगी, हताहत कोई नहीं हुई, लेकिन दहशत के चलते पूरे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। और फिलहाल सीसीटीवी फुटेज आने के बाद भी ये कहा जा सकता है कि अभी तक बदमाशों की गिरफ्तारी कोई हो नहीं पाई है और प्रॉपर्टी डीलर सहित अन्य लोगों में आक्रोश व्याप्त है और महावीर नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में भी चाकूबाजी और फायरिंग की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है और नए साल में इजाफा ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले करीब 1 माह से सिटी एसपी का पद खाली है और कानून व्यवस्था ये कहा जा सकता है कि लगातार बिगड़ती जा रही है। इसको लेकर लगातार आक्रोश भी व्याप्त है। पिछले दिनों जब चाकूबाजी की वारदात में 3 लोग घायल हुए थे तो व्यापारी संगठन ने जोरदार आक्रोश जताया था। हालांकि उसमें गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में इस तरह की वारदातों को लेकर जो लगातार बढ़ रही है उसको लेकर लोगों में जो है आक्रोश व्याप्त है। और फिलहाल इस मामले में पुलिस, जो महावीर नगर थाना पुलिस है, वो मामले की जांच करने में जुटी हुई। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, इस तरह की वारदातें जिस तरह से बढ़ रही हैं इन पर अंकुश लगना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और आगे बढ़ेंगे, जोधपुर से बड़ी खबर है। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई है। लीला एक्सपर्ट हाउस हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगी है। तनावड़ा फाटा भरमी पेट्रोल पंप के सामने स्थित है ये फैक्ट्री जिसमें आग लगी है। और तस्वीरों में देखिए इस फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। बासनी फायर ब्रिगेड से 2 दमकल मौके पर पहुंचे हुए हैं और मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। तो जोधपुर से बड़ी खबर, एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। लीला एक्सपर्ट हाउस हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगी है। तनावड़ा फाटा भरमी पेट्रोल पंप के सामने ये फैक्ट्री स्थित है जिसमें भीषण आग लगी। उसकी तस्वीरें भी आपको ये दिखा रहे हैं।
और देखिए, टोंक के उनियारा थाने के बाहर गैंगरेप पीड़िता का धरना अब भी जारी है। कल गणतंत्र दिवस के मौके पर एसपी मनीष त्रिपाठी धरना स्थल पर पहुंचे थे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर समझाइश की गई थी, लेकिन आखिर वार्ता ये विफल रही। पीड़ित परिवार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी तक धरने पर ही बैठे रहेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने मामले की जांच मालपुरा एएसपी को सौंप दी है और जांच के बाद ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। 16 जनवरी से धरना पे बैठे था मैं की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मान 10 दिन हो गया, आज 11 दिन हो गया। मान आज 26 जनवरी होगी, 26 तारीख होगी आज, है ना। और क्या नाम तो परसों हमारी छोटी आड़ मार चाचा की लड़की थी जिको भी अपहरण हो गया। मैं घर गया, मान बच्ची कौन पाए। मैं 10 बजे से घर पर कोई कौन जो वो आई थी अकेली, बस डांडोरा नेर बाबे घर छोड़े जाऊँ ना, जो अकेली थी वो। फिर मुझे पता को ना वह मान पाई को ना। मैं 10 बजे से घर गया, मान कौन पाए वहाँ। और देखिए, नागौर में मुंडवा पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंच आमरण अनशन पर बैठे रहे। मुंडवा पंचायत समिति क्षेत्र के सभी सरपंच धरने पर हैं और 9 सरपंचों ने आमरण अनशन कर रखा है। कल गणतंत्र दिवस के मौके पर भी सरपंचों ने अपना अनशन जारी रखा। इस दौरान नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल आज सरपंचों के कल वो सरपंचों के बीच पहुंचे हैं। इस दौरान बेनीवाल ने सरपंचों की मांग का समर्थन किया है। पंचायत राज विभाग द्वारा बार बार कराई जा रही जांच और 2 साल से अटके भुगतान के विरोध में मुंडवा पंचायत समिति के सरपंचों द्वारा 3 दिन से अनशन किया जा रहा है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अनशन स्थल पर पहुंचकर मुंडवा पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंचों की मांगों का समर्थन किया। बेनीवाल ने कहा कि मुंडवा पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंचों को टारगेट करना कहीं से भी उचित नहीं है, ये अन्याय है। पहले तो दिल्ली से लंबे समय तक पैसा नहीं आया, देश की सरकार ने पैसा नहीं दिया राजस्थान सरकार को। अब राजस्थान सरकार के पास जब दिल्ली से पैसा आ गया तो राजस्थान सरकार 27 तारीख को बचा हुआ नरेगा का भुगतान राजस्थान के तमाम जिलों में और तमाम पंचायत समिति में कर रही। मुंडवा की पूरी पंचायत समिति को छोड़कर, और कुछ जैसे जो सरपंच अपनी मांगों को लेकर इन्होंने सरपंच संघ बना रहा है, प्रदेश स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय और जिला स्तरीय। जहां जहां इनके पदाधिकारी थे जो सरकार के खिलाफ सरपंचों की मांगों के लिए इन्होंने आंदोलन किया, जयपुर के अंदर भी, नागौर में आंदोलन किया। सिर्फ इन पदाधिकारियों और पूरी मुंडवा पंचायत समिति को छोड़ के बाकी का भुगतान, इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने मिशन 156 पर काम शुरू कर दिया है। सीएम गहलोत ने प्रदेशवासियों के लिए किए गए कार्यों के बदौलत इस बार राजस्थान में रिवाज तोड़ने की उम्मीद जताई है। सीएम गहलोत ने एक और जहां इस बार सत्ता मिलने को पिछले शासनकाल के कार्यों को मुख्य वजह बताया, तो बीजेपी पर भी उन्होंने निशाने साधे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गणतंत्र दिवस पर सीएम का सियासी संदेश। मिशन 156, सभी के साथ सरकार की बात। जी हां, मौका देश के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह का था, लेकिन चुनावी साल में मीडिया से रूबरू मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की सुख शांति की कामना करते करते अपने सरकार की मजबूती की भी बात कह गए। जहां बीजेपी पीएम मोदी के दौरे के साथ राजस्थान की सत्ता में काबिज होने की जुगत में है, तो सीएम गहलोत ने ऐलान कर दिया कि न सिर्फ इस बार भी उनकी सरकार बनेगी, बल्कि पिछले बार से ज्यादा सीटों के साथ। हम जब 98 में सरकार बनाई थी, हमने 156 सीटें आई थी जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था। तो मैं चाहूंगा मिशन 156, मिशन 156 लेके चले हम लोग। इस रूप में हमने काम शुरू कर दिया है। 4 साल बिताए हमने, चारों बजट हमारे शानदार आए हैं। इस बार का बजट भी शानदार आएगा, ये हमारा प्रयास है। विपक्ष के साथ ही अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए सीएम बोले कि मैं जो बोलता हूं सोच समझ कर बोलता हूं। इस बार भी जनता हमारा साथ देगी। उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनाव में भी जनता ने ही सीएम बनाया और इस बार तो जनता में नाराजगी भी नहीं है। तो मुझे लगता है इस बार तो जनता मेरा साथ देगी। पहले एक बार कर्मचारियों ने नाराजगी व्यक्त करी, चुनाव में मरवा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बार पब्लिक मेरा साथ देगी। 3 टाइम का पता नहीं मेरी अंतरात्मा क्यों कहती है, चाहे हमारी कोई तरह की विपक्ष कमियां बताए, जनता उनको स्वीकार करने वाली नहीं है।
सीएम गहलोत ने एक साथ कई संदेश दिए। उन्होंने इशारों ही इशारों में 2020 की मुसीबत को याद करते हुए उन लोगों को धन्यवाद दिया जो सरकार के साथ डट कर खड़े थे। इन्होंने मास्टरी कर रखी हॉस्टेटिंग की, सरकार गिरा देते हैं जी, यहाँ इनकी पोल पट्टी चल नहीं पाई। मैं प्रदेशवासियों को, मेरे एमएलए को बार बार मैं इसलिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अगर वो मेरा साथ नहीं देते आज मेरी सरकार टिकती नहीं। विधानसभा चुनाव में अब चंद महीने ही बचे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के 28 जनवरी को भीलवाड़ा जिले में भगवान देव नारायण की जन्मस्थली के दौरे के साथ ही बीजेपी के चुनावी बिगुल के ऐलान से पहले ही सीएम गहलोत ने अपना दावा पेश कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी यहां भगवान देव नारायण मंदिर के दर्शन करेंगे और धर्म सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे सियासी नहीं बल्कि धार्मिक पुनरुत्थान की मुहिम बता रही है। अब की बार गुर्जर किसके साथ? मोदी के दौरे से बदलेगी सियासी हवा। सांस्कृतिक और धार्मिक पुनरुत्थान के बीजेपी की कथित मुहिम के तहत पीएम मोदी 28 जनवरी को भीलवाड़ा आ रहे हैं। यहां मालासेरी गांव में भगवान देव नारायण की 1111वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी गुर्जरों के आराध्य देव भगवान देव नारायण के मंदिर के दर्शन करेंगे। दावा किया जा रहा है कि मेवाड़, हाड़ौती और अजमेर से लेकर ढूंढाड़ और ब्रज डांग तक से लाखों की तादाद में लोग पीएम मोदी को सुनने पहुंचेंगे। पीएम मोदी शनिवार सुबह 9:20 पर दिल्ली से रवाना होंगे। सुबह 10:30 बजे उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 11:30 बजे हेलीकॉप्टर से मालासेरी पहुंचेंगे। 1.25 घंटे पीएम मोदी मालासेरी में रुकेंगे। भगवान देव नारायण के दर्शन कर जनसभा को संबोधित करेंगे। मंदिर परिसर में पौधारोपण करेंगे। पांडाल में 2.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। साल चुनावी है, कुछ महीनों बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम मोदी की यात्रा और वो भी गुर्जरों के इलाके में सियासी चर्चा तो होनी ही थी। पीएम मोदी की इस यात्रा के भी सियासी मायने ढूंढे जा रहे हैं। सियासी पंडित इसे गुर्जर वोट बैंक को साधने की रणनीति बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे सिर्फ धार्मिक यात्रा बता रही है। प्रधानमंत्री जी की उत्कंठा रहती है कि ऐसे सभी स्थानों का, ऐसे सभी देवी देवताओं का, ऐसे सभी लोक देवताओं को नई पीढ़ी समझे और जाने। इस लिहाज से वो कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, उनकी सांस्कृतिक यात्रा है। वहाँ वो आएंगे, उनको नमन करेंगे और जो हमारी देवनारायण भगवान की जो जन्मस्थली की समिति है वो और संस्कृति मंत्रालय उसके आयोजक हैं। और उस लिहाज से बाकी लोग भी जैसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सब लोग जाएंगे, वो भी उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी को देखने और सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग आएंगे। भले ही देश का संस्कृति मंत्रालय इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि मोदी की यात्रा से बीजेपी को राजनीतिक फायदा होने की उम्मीद है। इस मौके पर पीएम मोदी देव नारायण कॉरिडोर का ऐलान कर गुर्जर वोट बैंक को साध सकते हैं। गुर्जरों की राजस्थान के साथ हरियाणा, यूपी, एमपी में भी अच्छी खासी संख्या है। पिछले विधानसभा चुनाव में गुर्जरों ने कांग्रेस के पक्ष में लगभग एक तरफा वोटिंग की थी। नतीजा ये हुआ था कि बीजेपी का एक भी गुर्जर उम्मीदवार जीतकर विधानसभा नहीं पहुंच सका। लेकिन बीजेपी इस बार पिछड़ना नहीं चाहती। बाकी लोगों के लिए भी महावीर आदर्श होता है, वैसे ही देवनारायण भगवान भी सबके लिए पूजनीय है, इसलिए इसको इससे जोड़ के देखने का कोई अर्थ नहीं है। मैं सोचता हूँ हम लोगों ने पहले भी वहाँ स्थान पे कई बार गए होंगे, हम लोगों ने भी, वसुंधरा जी ने भी वहाँ उस स्थान की कई बार पूजा की होगी। केवल और केवल चुनाव और वोट के साथ जोड़ने का कोई औचित्य नहीं। गुर्जर प्रभावशाली समुदाय है। अगर मोदी की सभा में उम्मीद के मुताबिक भीड़ जुटी तो पीएम मोदी केंद्र की योजनाओं के फायदे गिना सकते हैं, साथ ही पार्टी के लिए भी कोई न कोई संदेश दे सकते हैं। बीजेपी को लगता है कि ये पार्टी के लिए सोने पर सुहागा होगा। पर जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ उदात्त राष्ट्रीय भावनाएं और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काम शुरू होता है, जिसका स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है। पायलट का तो इतना ही है कि पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाए, उसके कारण से गुर्जर समाज में रोष है, तो उसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा तो भी। पर इस कार्यक्रम में कोई उसके कारण से जनता ज्यादा आएगी ऐसा मैं नहीं मानता। वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल में गुर्जरों की सरकार से आरक्षण को लेकर सीधी लड़ाई हो गई।
लेकिन एमबीसी का रिजर्वेशन होने से गुर्जरों ने फिर भाजपा का साथ दिया। 2023 का रण जीतने के लिए अब फिर से बीजेपी को गुर्जरों का साथ चाहिए। सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाए जाने से गुर्जर कांग्रेस से थोड़े बहुत नाराज बताए जाते हैं और बीजेपी इसी मौके का फायदा उठाना चाहती है। इसलिए पीएम मोदी का भीलवाड़ा में दौरा कराया जा रहा है। अगर भारी भीड़ जुटी तो बीजेपी को लगता है कि उसे चुनाव जीतने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। पीएम मोदी के 28 जनवरी को मालासेरी डूंगरी के दौरे पर प्रदेश के राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा है कि वो आए तो देवनारायण कॉरिडोर की घोषणा करके ही जाएं। वहीं पेपर लीक मामले पर सतीश पूनिया ने तंज कसते हुए उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए सरकार पर वो बेवजह आरोप लगा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सर्दी की। प्रदेश में 28 जनवरी से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। इस दौरान कई इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी राजस्थान में ओलावृष्टि के भी आसार जताए जा रहे हैं। बारिश, कोहरा और शीतलहर। राजस्थान में फिर से कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि अलर्ट के साथ ही अब हर जिले के हाल जो है वो एक बार फिर से बता दें कि परेशानियों से भरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि और चलिए मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक हमारे साथ श्रीगंगानगर से जुड़ रहे हैं, वहीं प्रतीक सिरोही से और श्याम जुड़ रहे हैं जालौर से। सबसे पहले अशोक आपके पास आएंगे, श्रीगंगानगर की बात सबसे पहले करेंगे। वहां पर टेम्परेचर क्या रहा है अशोक? अभी फिलहाल तस्वीरें भी दिखाइएगा और जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है उसके कितने क्या कुछ जो असर है उसका देखने को मिल रहा है, ये भी बताइए। देखिए ऋषिका, अभी हाल ही में श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में बैक टू बैक 2 पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का प्रभाव खत्म हुआ है। जैसे ही पिछले 2 दिनों से इस सक्रियता का प्रभाव खत्म हुआ, वैसे ही रात के तापमान में गिरावट का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। जहां एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिवनेस के दौरान 10 डिग्री सेल्सियस तक रात का तापमान पहुंच रहा था, अब रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाने से रात के समय एक बार फिर से श्रीगंगानगर वासियों की ठिठुरन बढ़ने लगी है। न केवल रात के समय बल्कि दिन के समय ठंडी हवाओं के चलने और तापमान गिरने की वजह से दिन में भी अब मौसम एक बार फिर से ठंड की ओर बढ़ता जा रहा है। बात करें पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की, जिस तरह से मौसम विभाग ने 28 तारीख से संभावना जताई है और 29 और 30 जनवरी को श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों में मावठ होने की भी संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। लेकिन पिछले 2 पश्चिमी विक्षोभ हुए थे उसमें श्रीगंगानगर जिले के अन्नदाताओं की जो मावठ का इंतजार था वो खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दिया। अभी भी श्रीगंगानगर जिले के अन्नदाता मावठ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आगे आने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है अगले 2 दिनों के दौरान, इसमें अच्छी बारिश और अच्छी मावठ का दौर देखने को मिले। मैं आपको श्रीगंगानगर जिले की तस्वीरें सामने आ रही है उससे समझ में आता है कि किस तरह से जो मौसम है उसने अचानक से करवट ली। हमारे सहयोगी जालौर से श्याम भी जुड़े हुए। श्याम, जालौर की बात करेंगे, वहां क्या कुछ टेम्परेचर है? पश्चिमी विक्षोभ का कितना असर देखने को मिल रहा है जालौर में? देखिए ऋषिका, निश्चित तौर से पश्चिमी विक्षोभ है एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। 28 जनवरी से इसका असर साफ तौर से दिखाई देगा। इसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बर्फबारी का असर है वो जालौर में भी देखने को मिल रहा है। जालौर में लगातार पारे में गिरावट है वो जारी। आज के पारे की बात करें तो यानी कि 4 डिग्री पहुंच चुका है। ऐसे में हार्ड कंपाने वाली इस सर्दी में लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो ये क्षेत्र है यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है किसान खेती करते हैं, तो खेती बाड़ी के लिए ये सर्दी वरदान साबित हो रही है। तो वहीं जिस तरीके से सवेरे सवेरे तस्वीरें मैं दी ऋषि का दिखाने का प्रयास करूंगी कि जहाँ पर सवेरे लोग घरों से बाहर निकलते थे, लेकिन अब हालात किस तरीके से आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिल्कुल सुनसान सड़कें पड़ी है और इस सर्दी का असर है वो साफ तौर से अब नजर आ रहा है, क्योंकि अब स्कूल जाने वाले बच्चों के अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा है, जिससे साफ तौर से इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के अंदर बदला है मौसम। और आप तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि लोगों की आवाजाही सुबह जो पहले रहती थी वो बंद हो गई है। हमारे सहयोगी प्रतीक भी हमारे साथ सिरोही से जुड़े हुए। प्रतीक, सिरोही की बात करेंगे तो जैसे कि लगातार वहां पर टेम्परेचर की हम हमेशा से बात करते आ रहे हैं कि वहां माइनस में भी पहुंच गया था। पश्चिमी विक्षोभ का क्या असर सिरोही में? तस्वीरें दिखाइएगा और टेम्परेचर को लेकर अपडेट दीजिएगा प्रतीक। बिल्कुल, यानी कि मैं सिरोही जिले की बात करूं तो सिरोही जिले में पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है सीधा तौर से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सबसे व्यस्त मार्ग है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगातार यहाँ पर ये सबसे ज्यादा जो ये सड़क जो है ये व्यस्त रहती है। यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो
अब जो है लोग जो है इस सर्दी के चलते जो है लोग घर में ही दुबक कर रह रहे हैं। यहाँ पर कोई प्रकार का वाहन नहीं निकल रहा है, यानी कि हालांकि धुंध भी है, लोग जो है दिन के उजाले में भी लाइट का जो है चलाकर जो इसका जो है अपनी सुरक्षा करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन लगातार जो तापमान, जो माउंट आबू की बात की जाए तो पिछले 16 दिनों में माउंट आबू का तापमान जो लगातार माइनस में चल रहा है। आज का तापमान भी जो है कल सुबह जो है 4 बजे जो है -1 डिग्री दर्ज किया गया था। लेकिन इसी भयंकर सर्दी के अंदर जो है पर्यटक सैलानी जो है माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। इस गुलाबी सर्दी में जो है गाड़ियों के ऊपर जो है ओस जम जाती है, ओस जो परत जो है बर्फ का रूप ले लेती है और उसको बर्फ को खेलने के लिए जो है सैलानी देखे जा रहे हैं। और ये लगातार मौसम की खरवट से जो है किसानों को इसका सीधा असर जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसानों की फसल जो है यहाँ पर पपीता जो है सिरोही का सबसे बड़ी फसल मानी जाती है और जो पपीते की फसल जो है लगभग तक 50% तक जो है खराब हो चुकी है। और लगी इस फसल खराब होने के कारण जो है प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है, विशेष गिरदावरी की जा रही है लोगों को और किसानों को जो है मुआवजा मिले। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर्दी का सिस्टम जो सिरोही में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सिर्फ बच्चे ही जो सड़क पर जो है स्कूल जाने के समय देखे जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस सर्दी से जो है मौसमी बीमारियों का भी फैलने का खतरा जो है साफ तौर से नजर आ रहा है। सर्दी की वजह से प्रतीक देखिए मौसमी बीमारियां भी बढ़ गई हैं, लेकिन कहीं कहीं ये सर्दी अच्छी है किसी के लिए तो वहीं किसी के लिए बुरी भी है। जैसे कि आपने बताया कि पर्यटकों को ये जो सर्दी है ये अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का ये तमाम जानकारी और तस्वीर हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।